आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज ना मास्टर डेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मास्टर डेटा क्या होता है कि कोई अपना तो पीओ तक हुआ था। हाँ पीओ हुआ था, पीआर पीओ मीगो हो गया था। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ना, टॉपिक कनेक्ट करते हैं। तो मास्टर डेटा जैसे अभी परचेज ऑर्डर है, तो इसमें अब एक मास्टर डेटा था हमारा ये मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल कहाँ से आ रहा है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये डिलीवरी डेट कहाँ से आ रहा है, कैसे कैलकुलेट कर रहा है सिस्टम, मटेरियल ग्रुप कहाँ से ले रहा है, ठीक है, प्राइस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं मास्टर डेटा से। जैसे ये इन्फो रिकॉर्ड दिख रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो टोटल जो मास्टर रिकॉर्ड होते हैं मास्टर डेटा, एक तो होता है मटेरियल मास्टर, ये जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, एक मास्टर डेटा है। दूसरा मास्टर डेटा होता है जो टॉप हेडर पे ये वेंडर दिख रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये दूसरा मास्टर डेटा होता है। तीसरा मास्टर डेटा होता है हमारा इसी में, ये जो प्राइस उठा के ला रहा है कि सभी के वेंडर वाइज प्राइस फिक्स एंड डेट वाइज, तो ये कहाँ से ला रहा है। तो तीन मास्टर डाटा हो गए, मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, प्राइस इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, चौथा मास्टर डाटा होता है सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट क्या होती है कि अगर सपोज करो कि एक ही मटेरियल के 4-5 वेंडर हैं, ठीक है, तो चारों पांचों सप्लाई करते हैं। तो अगर आपको सोर्स को फिक्स करना हो कि इस ड्यूरेशन में मुझे इसी सप्लायर से पता, फर्स्ट क्वार्टर में इस सप्लायर से, सेकंड क्वार्टर में इससे, या फर्स्ट वीक में इस सप्लायर से, सेकंड में इससे, तो एज अ सोर्सिंग के लिए एक से ज़्यादा वेंडर रखते हैं क्योंकि डिपेंडेंसी ना रहे मटेरियल की। तो चौथा मास्टर हो जाता है सोर्स लिस्ट। पांचवा मास्टर हो जाता है आपका कोटा अरेंजमेंट। ठीक है, तो आज हम ये 4 मास्टर डेटा जो अभी दिख रहे हैं वो करेंगे। मटेरियल मास्टर क्या होता है, वेंडर मास्टर क्या होता है, प्राइस इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है और सोर्स लिस्ट क्या होता है। कोटा अरेंजमेंट बाद में देखेंगे। तो ये ज़्यादातर यही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एमएम के मास्टर डेटा है। ऐसे ही एक जीएसटी मास्टर डेटा भी होता है, जो आजकल जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी में कौन सा टैक्स, एचएसएन कोड होते हैं कि कौन से मटेरियल पे कितना टैक्स लगना है, किस कैटेगरी में आता है, तो एक कोड बना दिया है। ठीक है, पहले यहाँ पे वो टैक्स जो होता था वो इनवॉइस में आता था यहाँ पे कि टैक्स कोड होता था। तो जितने मटेरियल थे, बहुत कम्बरसम प्रोसेस था कि हर मटेरियल का जो टैक्स कोड होता था वो अलग होता था। जैसे अब मैं खाली पैकेजिंग मटेरियल लूँ, तो अगर वो बॉक्स है तो उस पर अलग वैट एक्साइज लगता था, अगर वो पॉलीथीन है तो उस पर अलग लगता था। तो इस तरीके से जो डीमेरिट प्रोडक्ट थे, मतलब पहले जो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो मेरिट और डीमेरिट, अभी भी बुनियादी वही है, बट स्ट्रक्चर केवल 4 हो गए हैं। वही जो 6, 12, 18, 28 जो परसेंटेज है इंडिया में, वही जीएसटी के हैं। पहले जो था टैक्स स्ट्रक्चर, वो एक ही मटेरियल, एक ही टाइप के मटेरियल पे 50 तरीके के टैक्स लगते थे। जैसे पैकेजिंग में ही 4 एग्जांपल ले लिए मैंने। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल गुड्स थे, उन पे अलग था, उसमें भी जनरेटर, डीजी सेट और थे, उनका अलग था। तो एक्साइज ड्यूटी सबकी अलग अलग होती थी। जो मैन्युफैक्चर करती थी इंडस्ट्री वो एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। वैट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेता था। उसके बाद अगर वो इंटर स्टेट जाता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता था, तो स्टेट इंटर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। फिर उसको सेव करने के लिए एक सी फॉर्म का प्रोसीजर, तो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस था। तो अभी टैक्स का स्ट्रक्चर जीएसटी में आ गया। ठीक है, तो ये सारा मास्टर डेटा है। अब चलते हैं जरा हम, अब इसी में ये आ कहाँ से रहा है, अगर हमको यहीं से देखना हो तो मैं इस पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा ये मुझे मटेरियल मास्टर पे ले जाएगा, जहाँ से ये स्ट्रक्चर लेके आया है। ठीक है, और इसको देखने का जो ट्रांजैक्शन है वो 3 ट्रांजैक्शन है। जैसे मैंने बताया था, 1 क्रिएट करने के लिए, 2 चेंज करने के लिए, 3 डिस्प्ले करें। तो MM01, MM02, MM03। ठीक है, ये 3 है, अभी देखेंगे हम। तो आप देखो ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस ये जो है यहाँ मेरी भी हैबिट है कि लिखने से ना 2 बार, एक बार कॉन्शियस माइंड लेता है फिर उसको रिपीट करता है, तो साइंटिफिक प्रोसेस है। तो देखो ये सीधा ना परचेजिंग टैब में आ गया। ठीक है, तो ये मटेरियल मास्टर में बहुत सारे व्यू आते हैं, यहाँ से आप देखोगे ये इतने सारे व्यू हैं। ठीक है, अब ये परचेजिंग में क्यों लाया है, अगर ये व्यू नहीं है, ठीक है, इस मटेरियल का अगर व्यू नहीं है तो इस मटेरियल को परचेज ऑर्डर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये सारा कहाँ सीधा हिट कर रहा है, परचेजिंग पे। तो ये व्यू एक्सटेंड करना होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परचेजिंग की। ठीक है,
तो अभी मैं इसी Means all the हाँ ये information हाँ regarding the हाँ material. अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये मटेरियल मास्टर है, अब इसमें इतने व्यू होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, इतने व्यू हो सकते हैं। तो पहला जो व्यू होता है बेसिक वन डेटा। अब बेसिक डेटा जो होता है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका मटेरियल का कोड क्या है, ठीक है, आपका मटेरियल का डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, अब उसकी यूनिट क्या है, जो आप उसको प्रिक्योर कर रहे हो तो उसकी यूनिट क्या है, केजी में है, ईच में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है एसएपी में, ठीक है। मटेरियल ग्रुप, अब ये जो मटेरियल है, अब जैसे सपोज करो पैकेजिंग का मैंने एग्जांपल लिया था और पैकेजिंग का आपने ग्रुप बना रखा है, तो पैकेजिंग मटेरियल के ग्रुप में सारे तरीके के पैकेजिंग आ जाएंगे, ठीक है, पॉलीथीन आ गया, बॉक्स आ गया, वुडन आ गया, पैलेट आ गया, ठीक है। तो ये मटेरियल ग्रुप इसलिए होता है। अब ये नंबर रेंज से हटा, जैसे आप पीओ का नंबर देख रहे थे ना, वैसे ही मटेरियल की जो नंबर रेंज है वो इसी से लिंक है कि जब इस कैटेगरी के मटेरियल होंगे तो उसका नंबर क्या होगा, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फील्ड आती है, आप यहाँ देखोगे, एक आता है आपका ग्रॉस वेट क्या है, एक आपका ये नेट वेट क्या है। तो नेट वेट क्या होता है, जब सिंपल मटेरियल का वेट है। ग्रॉस वेट अगर उसमें कुछ ऑक्सिलरी या पैकेजिंग मटेरियल ऐड है तो ग्रॉस वेट हो जाएगा उसका। जैसे बॉक्स के अंदर कोई पार्ट है, टोटल वेट उसका ग्रॉस वेट हो जाएगा, लेकिन केवल पार्ट का वेट करेंगे तो वो नेट वेट हो जाएगा। वैसे ही ये उसकी यूनिट ये सिंपली 1 यूनिट का पार्ट का वेट होता है, फिर होल जो सम जो मटेरियल आता है उसका पार्ट का वेट होता तो है। जैसे अभी एक एक डाल रखा है, ये 2 केजी 3 केजी, वो डिपेंड कर सकता है पार्ट के ऊपर कि उसका कितना वेट है, ठीक है। तो जब भी मटेरियल डिफाइन करते हैं तो ये बेसिक जो डेटा है कि मटेरियल क्या है, मटेरियल की यूनिट्स क्या है, किस ग्रुप का वो पार्ट है, उसका नेट वेट ग्रॉस वेट क्या है, बेसिक डेटा के अंदर आता है, ठीक है। ऐसे ही बेसिक डेटा 2 है, इसमें भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये जो 2 इंफॉर्मेशन है मटेरियल की, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। जो सारे जो व्यू है ना, आप जो ये देख रहे हो, ये देखो, ये सारे जो यहाँ पे हमने व्यू देखा, ठीक है, उन सारे व्यू में ये जो फील्ड है ना, ये सेम होंगी, तो नाम थोड़ी बदल जाएगा। परचेज वाला भी उसी नाम से करेगा, बाकी स्टोर वाला भी उसी नाम से स्टोर करेगा। तो बेसिक और ये 2 दादा कॉमन डेटा है, ठीक है, ये सबके लिए सेम होता है। अब सपोज करो सेल्स व्यू आ गया, तो अगर आप इसका बिजनेस करते हो, जैसे इसको सेल करते हो, तो ये दोनों व्यू होने चाहिए, ठीक है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1 व्यू और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 2 व्यू। ऐसे ही अगर आप परचेज करते हो, तो जैसे मैंने बताया था परचेजिंग व्यू से हम आए थे, परचेज ऑर्डर से, तो आप देखोगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड वही, ये तो कॉमन फील्ड है, मैंने बताया सबके लिए, बेसिक डेटा, मटेरियल ग्रुप। यहाँ एक फील्ड आती है परचेजिंग ग्रुप, ये होता है वो बायर, जो पीआर में आपको दिखता है ना परचेज ग्रुप, वो यहाँ से सिस्टम में मेंटेन है, तो यहाँ से उठा के ले जाता है वो, ठीक है। तो मास्टर डेटा में जो भी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे थे वो यहाँ से आती है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है ऑटोमेटिक पीओ, देख रहे हो आप, ये टिक लगा हुआ है। अगर आपको कल को ऑटोमेटिक पीओ बनाना है तो इस मास्टर डेटा में ये टिक होना जरूरी है, इस मटेरियल में, कि ऑटोमेटिक जब पीआर बनेगी उससे डायरेक्ट पीओ कन्वर्ट करना हो, कुछ नहीं करना हो, मैनुअल एंट्री, तो वो यहाँ से ये टिक है इस मास्टर डेटा में। ऐसे ही आगे अलग अलग जो व्यू हैं हमारे, ठीक है। अभी जैसे एमआरपी का आ गया। अब जैसे सपोज करो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है उस पार्ट की, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन होगा, अब आप उसका मान लो प्रोडक्शन करते हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, कितना मटेरियल चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, कौन प्लानिंग करेगा उसकी। तो ये एमआरपी के 4 व्यू हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के। ये फर्स्ट और सेकंड व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको ये बताता है कि अब जैसे आप इधर देखो कि अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है सिस्टम करे, जो ऐसा ईआरपी है ना वो मेरा करे, तो कब वो अपने आप ही सिस्टम में ऑर्डर जनरेट कर दे या रिक्वायरमेंट जनरेट कर दे। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ इन्फॉर्मेशन ये है कि एक ये पॉइंट दे रखा है रीऑर्डर पॉइंट, कि जब भी इससे नीचे स्टॉक होगा, रीऑर्डर मतलब इतने पे ऑर्डर चला जाए, ठीक है। और एक यहाँ दे रखा है मिनिमम, नीचे लेता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है कि अभी तो यहाँ मेंटेन नहीं कर रखा है, लेकिन जब भी यहाँ पे अभी है ना ये मैनुअल रीऑर्डर पॉइंट है। मैनुअल क्या होता है, मैनुअली चलेगा ये, लेकिन जब आपको ईआरपी लगाना, ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करनी होगी, तो यहाँ पे इतने सारे आते हैं आपके, ये जो है आपको किस तरीके की मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें जो पीडी है, एक वो एमआरपी है, प्रोडक्शन बेस्ड जो एमआरपी होती है, एक आपका ईएक्स है इम्पोर्टेंट इसमें, ठीक है, एक वीबी है, मैनुअल ऑर्डर रीऑर्डर पॉइंट, एक ऑटोमेटिक वीएम ऑटोमेटिक रीऑर्डर पॉइंट है। तो ये क्या करता है कि जब भी आपको मैनुअल कुछ नहीं करना होगा, आपको
ये फील्ड डिफाइन करनी होगी इसमें 4। एक तो कि उसका मैक्सिमम लेवल क्या रहेगा, एक उसका रीऑर्डर पॉइंट क्या रहेगा, और एक मिनिमम पॉइंट आता है। इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये मैनुअल है, ठीक है, मैं ये केस करा दूंगा आगे। तो जैसे सपोज करो अगर आप ऑटोमेटिक रीऑर्डर पॉइंट कर रहे हो और आपने यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी रख रखा है, इसलिए कुछ पूछ नहीं रहा है। तो जैसे मेरा रीऑर्डर पॉइंट है 30 का, कि 30 से कम स्टॉक होगा तो मेरा ऑर्डर चला जाएगा। और सपोज़ करो मैंने मैक्सिमम स्टॉक ले रखा है 100, मतलब मैं 100 से ज़्यादा मटेरियल नहीं ले सकता, तो 100 तक का प्लान जनरेट करेगा। ये हम खुद ही जनरेट करते हैं, फिर जो सप्लायर नहीं, ये पहली बार हम ये मटेरियल में मेंटेन करते हैं ये मास्टर डेटा, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता रहता है। तो जैसे मान लो आप 100 का आपका इन्वेंट्री लेवल है कि 100 रख सकते हो आप, ठीक है, ये अलाउड है, अप्रूव्ड है। और आपका रीऑर्डर लेवल मान लो 30 का है, ठीक है, और आपका स्टॉक मान लो 0 हो गया, ठीक है, तो जो ऑर्डर जनरेट होगा वो मैक्सिमम का 100 ले लेगा, ठीक है। तो 100 का वो पीआर बना देगा, या 100 का प्रोडक्शन होना है तो प्लान्ड ऑर्डर बना देगा। दूसरा, अगर मान लो 30 है यहाँ और 30 से वो कम हो रहा है आपका, मान लो 20 हो गया, अब जो नया वो ऑर्डर जनरेट करेगा तो कितना कम हुआ है, 30 से 20 हुआ है, और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 100, तो 80 का जनरेट कर देगा, ठीक है। 80 जैसे यहाँ अगर मान लो 90 करेगा ना, 10 कम हुआ है। अभी बताता हूँ आपको कैसे करेगा। 30 था ना हमारा रीऑर्डर लेवल, 30 था तो उस टाइम 100 था ये, तो 20 हुआ तो वहाँ से 10 कम हुआ। एक्सेल में ले लेते हैं, वहाँ से समझाना आसान रहेगा। जैसे सपोज करो आपका मिनिमम लेवल है आपका जैसे आपका यहाँ 20 है, ठीक है, ये रीऑर्डर लेवल है, और मैक्सिमम आपका 100 है, ठीक है, ये 30 ले लेता हूँ, ठीक है। और आपका जो स्टॉक है अभी करंट स्टॉक वो 10 हो गया, तो अब 100 तक जाने के लिए कितना डिफरेंस है दोनों के बीच? 90 ना, 90 को करते हैं, ठीक है, मतलब वो पूरा हाँ पर हाँ ये इतना मैक्सिमम, हाँ इससे जितना देखो ये एक ट्रिगर पॉइंट है, 30 तक सिस्टम मतलब 35 होगा तो नहीं जनरेट करेगा कोई ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास रीऑर्डर पॉइंट ही 30 है। बट इससे जितना भी कम हो गया, मान लो 29 हो गया, तो कितना कर देगा, 71 कर देगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ऐसे ही चलता है। हम जब आएंगे ना इस टॉपिक पे तो करेंगे, अभी मैं मास्टर डेटा बता दे रहा हूँ ओवरव्यू में क्या क्या रहता है इसमें, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, लेकिन ये इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक, आप प्लानिंग कर कौन सी रहे हो, ऑटोमेटिक कर रहे हो मैनुअल कर रहे हो, तो यहाँ पे हमको पहले ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ जो लॉट साइज लिया है, लॉट साइज क्या होता है, आप कैलकुलेट कैसे करें क्वान्टिटी। मान लो अब वो 10 से कम देता ही नहीं हो वेंडर, और आप उससे 11 मांगोगे तो 11 देगा वो? नहीं देगा ना, तो 20 देगा या 10 देगा। तो ना ये लॉट साइज होता है कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर फिक्स लॉट साइज है तो इसी से कैलकुलेट करवा के वो बनाता है, ठीक है। तो एक मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ में ये लॉट साइज कैलकुलेट कैसे होगा उसके लिए, है ना। इफ अगर इन केस कोई ऐसा वेंडर है जो दे सकता है, हाँ वो वैसे ही देगा, उसको एक्चुअल स्टॉक करेगा उसका, हाँ, ठीक है। तो लॉट साइज उन्हीं के केस में मेंटेन करते हैं जिसमें आप मान लो वो चाहता है कि भैया मैं तो ऐसे ही दूंगा, और ऐसा है भी है। पैक साइज कोई चेंज नहीं करता। अगर आप मान लो किसी का पैक साइज 5 क्वांटिटी का है तो वो 5 ही देगा, पैक फाड़ के थोड़ी देगा, है ना। जैसे मेडिफार्मास्यूटिकल में ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना। ये स्टोर वाले दे देते हैं, बट जब डीलर जो स्टॉक मेंटेन करता हो, क्योंकि इनके पास ERP नहीं है, रजिस्टर से करते हैं, तो वो कभी भी आपको एक पीस नहीं देगा वो। हाँ। तो अब यहाँ पे जो दूसरा व्यू है ना, अभी ये डिपेंड करता है कि अगर आपको ये वेंडर से लेना है तो उसको PRPO देना पड़ेगा, लीगल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके यहाँ ही बनता है, ये आपको बनाना है, तो यहाँ पे एक प्रोक्योरमेंट टाइप आता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसकी PR बननी है कि प्रोडक्शन ऑर्डर बनना है। तो अगर यहाँ देखो, अब ये X है दोनों के लिए, दोनों तरीके का है, ठीक है। मतलब अंदर भी बना सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका F है, एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट है, तो हमेशा PR बनेगी। जब भी MRP चलेगी, MRP रन होगी तो PR बनेगी। लेकिन अगर ये E है तो आपका प्रोडक्शन इंटरनल प्लान्ड ऑर्डर बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ से पता चलता है कि ये मटेरियल जो है बाहर से लेना है, इसको प्रोक्योरमेंट टाइप बोलते हैं, बाहर से लेते हैं या अंदर बनाते हैं, ठीक है। इंटरनल प्लान है। हाँ, अब इसमें देखो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो GR प्रोसेसिंग टाइम, तो गुड रिसीविंग टाइम कितना लगता है, ठीक है, तो यहाँ 0 है, ठीक है। प्लान डिलीवरी टाइम मतलब उसको देने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो जब आप PR बनाते हो ना तो सारी ये डे ना जोड़ के लाता है वो जो डिलीवरी डेट लाता है। जैसे आज PR बनाओगे आप, ठीक है, तो वो जो डेट लाएगा ना ये कब तक लाएगा, घर आ जाना चाहिए, ये और ये डेट जोड़ के लाएगा वो, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सेफ्टी स्टॉक का, ये मैं बाद में बता दूंगा क्या होता है कि इससे कम तो स्टॉक होना नहीं चाहिए। तो ये MRP में ना ये जुड़ जाता है स्टॉक, ये इसको काउंट नहीं करता, ये प्लानिंग में नहीं आता क्योंकि ये तो सेफ्टी स्टॉक है। राइट। तो तो फिर इन केस अगर हमारा सेफ्टी स्टॉक जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट है 30 की, पर हमारे पास बचा है 10 और हमारा सेफ्टी स्टॉक रहना है 5, तो 5 ही रहेगा, वो तो प्लान 5 में ही नहीं आता, रहेगा, वो plan में उस नहीं आएगा। उस प्लान में नहीं रहता क्योंकि वो इस सिस्टम क्या मानता है। हाँ। वैसे सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो उसका इन ट्रांजिट टाइम है, वेंडर उसको आपके यहाँ भेजेगा तो रास्ते में टाइम लग सकता है, ठीक है। या मान लो कि सेफ्टी स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी जो पर डे की कंजप्शन है, जैसे मान लो घर में 30 किलो आटा लगता है और एक दिन का 1 किलो लगता है, ठीक है, और आटा जहाँ से आप लाते हो वहाँ से लाने में 2 दिन लगते हैं, तो 2 दिन का 2 किलो तो रखना पड़ेगा। हाँ। तो वो सेफ्टी स्टॉक का कैलकुलेशन ये है कि आपका जो एवरेज कंजप्शन है इनटू में लीड टाइम, जितना टाइम लगता है, ये सेफ्टी स्टॉक का कैलकुलेशन है, ठीक है, उतना ही मेंटेन करते हैं। हर कंपनी अपना अपना रखती है सेफ्टी स्टॉक, कुछ लोग 1.5 गुना रखते हैं कि नहीं भैया मैं तो 2 दिन में नहीं, मैं 3 दिन में लाऊंगा या 5 दिन में लाऊंगा, ठीक है, तो वो रखता है, तो रहता अगर है। इनकी जैसे कि सेफ्टी स्टॉक जैसे हमने वो यूनिट की अगर हम बात करके PR1 में, PRP1 में जो टाइप था, जैसे अगर उसके अंदर हम लेते हैं तो मीन्स कि वो 100 की बजाय हमें 95 मैक्सिमम देगा तो होगा, हाँ देखो, तो फिर 95 से मैक्सिमम जो स्टॉक होता है ना ये कंपनी डिसाइड करती है उसकी इन्वेंट्री पॉलिसी के हिसाब से अच्छा, कि तो वो उसके अंदर कितना stock इन्वेंट ये आता है नहीं आता है, ये नहीं, सेफ्टी स्टॉक नहीं सेफ्टी काउंट स्टॉक होता नहीं है। count होता, ये वो अलग हाँ, ये कैलकुलेट ऐसे होता है जैसे मैंने बताया। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सेफ्टी में ना एक एवरेज लेके चलते हैं कि मैं 1.2 टाइम्स रखूँगा जो मेरे कैलकुलेशन आ रही है सेफ्टी के लिए। कुछ बोलते हैं मैं नहीं 1.5 लूँगा। अब उसमें भी जब इन्वेंट्री का कभी हम टॉपिक लेंगे तो SAP में भी फंक्शनलिटी है, बट इन्वेंट्री क्या कहता है कि अगर आपके पास में प्लानिंग कर रहे हो आप तो बहुत सारे फैक्टर हैं, ABC एनालिसिस है, ठीक है, उसके बाद XYZ एनालिसिस है, उसके बाद आपका VD एनालिसिस है, वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल एनालिसिस है, उसके बाद आपकी एक कार्जेलिक मैट्रिक्स आती है। वो मैट्रिक्स ये बताती है कि कितना वाइटल है और कितना कॉस्टली है, ठीक है, तो उसको दोनों मैट्रिक्स के हिसाब से प्लान करके चलते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्शन ही रुक जा रहा हो, ठीक है, उसकी वजह से, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आपको उसकी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। तो वो दोनों कैटेगरी में बीच में आएगा, हाई वैल्यू हो सकता है बट वो वाइटल पार्ट है, उसको लेना ही पड़ेगा। तो उसमें हम जितना एवरेज रख सकते हैं, पता ना लाइन एक प्लान की जब करेंगे ना क्लास, तो एक्चुअली एक SAP जो है वो बिज़नेस के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है, एकदम वैसे ही बना है जैसा बिज़नेस होता है। और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है दोनों का एकदम सेम है। जब क्लासेस में हम चलेंगे, है ना, वैसे तो SAP कभी नेवर एंडिंग होने वाला सब्जेक्ट है क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन रिक्वायर्ड की जो चीज़ें हैं जो रेगुलर में चल रही हैं कंपनी में, ऑर्डर कैसे आएगा, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी, ठीक है, गुड्स कंज्यूम कैसे होगा, प्लानिंग कैसे होगी, उतना आदमी सीख जाए तो उसका काम हो जाता है। वैसे तो सप्लाई चेन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये तो इसमें ये 2 व्यू बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा इसमें एक प्लांट डाटा स्टोरेज है, ये 2 व्यू ये इसलिए होते हैं कि जैसे अब आप स्टोर कर रहे हो उसको तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन दोनों में आती है प्लांट डाटा स्टोरेज में। तो जैसे एक शेल्फ लाइफ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल्फ लाइफ क्या होती है कि कितने दिन बाद ये जो गुड्स है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, उसकी लाइफ है, तो वो मेंटेन करते हैं रिसीविंग करते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट 2 व्यू है, ठीक है। तो ये देखो ये जो कॉमन 1 आता जा रहा है ना, ये सब में बेसिक डेटा से ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें जैसे कि जो प्लांट डाटा 1 था तो इसके अंदर हमें हर इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, जैसे इसमें तो बहुत सारे हाँ नहीं, उसमें हाँ देखो जो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो फील्ड्स आ रही हैं, हर फील्ड्स का अपना एक मतलब है SAP के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे ये देखो, ये CC मतलब साइकिल काउंट फिजिकल इन्वेंट्री है, मतलब अब एक क्लास है, A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है, यहाँ नहीं रही क्योंकि कन्फिगर नहीं करा हुआ है, ठीक है।
तो ये सीसी मतलब ABC एनालिसिस है। ये बिन दे रखा है, स्टोरेज बिन, जैसे मान लो IM का है ये, मतलब मटेरियल रखते कहाँ है। सपोज करो रैक है, तो ये रैक में A रैक में रखा जाता है। तो आप मान लो कल को देखना चाहो कि इस मटेरियल का रैक कौन सा है, तो आप A में जाके उसको ढूंढ सकते हो। वेयर हाउस में हाँ, आते हैं ये चीज़। बट ये वेयर हाउस मैनेज नहीं है। वेयर हाउस के लिए अलग से 2 व्यू दे रखे हैं। अगर कंपनी में वेयर हाउस है, स्पेशल मॉड्यूल ही है उसके लिए, वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2। तो इन दोनों में उसकी जो है आपको, अगर वेयर हाउस नहीं होता तब हम प्लांट हाँ। तो अभी इसमें क्या है, जैसे मैं देख लेता हूँ इसका वेयर हाउस, जैसे OPD है, मान लो OPD बना रखा हुआ, ठीक है। तो अब ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस की ये इन्फॉर्मेशन आ गई, देखो कि ये मटेरियल निकलेगा कहाँ, स्टॉक रिमूवल स्ट्रेटजी है कि मतलब स्टॉक निकालना कहाँ से है, किस स्ट्रेटजी से, और किस स्ट्रेटजी से प्लेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड आती है, ये मैंने डाला नहीं स्टोरेज टाइप, इसलिए नहीं आ रहा, तो स्टोरेज टाइप डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये वेयर हाउस का था यहाँ से, ठीक है। तो ये मटेरियल मास्टर था पूरा, हम बना के देखेंगे, अभी मैंने दिखा दिया आपको। अब मुझे डायरेक्ट अगर देखना हो, ठीक है, तो वो जो खोला था वो MM03 था, ठीक है। अब मैं इसको, मान लो मुझे कोई फील्ड मेंटेन करनी है, ठीक है, तो MM02 से मैं मास्टर डाटा अगर कुछ गलत आ रहा है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो MM03, ठीक है। तो इसे मैं जैसे ही एंटर करूँगा ये मटेरियल आ गया, ठीक है, MM03 से। अब मुझे देखना होगा, तो देखो यहाँ पे व्यू आ रहे हैं, कौन सा व्यू देखना है, ठीक है। तो मुझे वो व्यू क्लिक करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखे हैं यहाँ से, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, इसलिए डिफ़ॉल्ट से सेलेक्ट है। अगर मैं कुछ बेसिक और ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, अब ये मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये ले आएगा कि ये जो है वो किस प्लांट में है, किस सोइल्स ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वेयर हाउस है तो मैं जैसे वेयर हाउस डाल देता हूँ, तो ये वेयर हाउस की इन्फॉर्मेशन भी ले आएगा, ठीक है। स्टोरेज टाइप में लेते हैं 0, तो जैसे ही, हाँ, तो S01 नहीं है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कौन सी स्टोरेज टाइप है, ठीक है। तो जितने व्यू हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो सारे व्यू हैं, ठीक है। OPD को तो सर कुछ था ही नहीं। ये हाई रजिस्टर, ठीक है। तो परचेज के लिए एक व्यू दे रखा है, सेल्स के लिए जो व्यू है उसमें सेल्स से स्पेसिफिक डेटा है, परचेज से। तो ये एक बंदा नहीं करता ये कंपनी में काम, ये हर हाँ, ये हर डिपार्टमेंट से वो लेता है कि मटेरियल से क्या क्या उसकी है जब वो बनाते हैं, और एक टेम्पलेट होता है वो भर के देता है, फिर बंदा सारे डाटा डाल के सेव कर देता है, ठीक है। तो MM03 उसको देखने के लिए है, ठीक है। MM02 उसको चेंज करने के लिए है। अब जैसे चेंज करना हो तो सेम MM02, ठीक है। अब जिस व्यू में आपको जाके चेंज करना है, मान लो परचेजिंग में करना है, तो मैं सारा ये हटा देता हूँ, डीसेलेक्ट करने का ही ऑप्शन है, तो सेलेक्ट, डीसेलेक्ट और सेलेक्ट, ठीक है। तो जिस व्यू में, तो मान लो मुझे परचेजिंग में कुछ एंटर करना है, सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं एंटर मारूंगा, उस व्यू में चला जाऊंगा, और उस व्यू में मुझे जो भी चेक करना है वो चेक में जाके चेक करूंगा और सेव कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे सपोज़ करो, मान लो मैं यहाँ पे GR प्रोसेसिंग टाइम डाल देता हूँ कि 5 दिन इसको रिसीव करने में लगेगा, ठीक है। डालूंगा, सेव कर दूंगा, तो ये GR रिसीविंग, ये 5 डे, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं किसी भी व्यू में जाके, जो डेटा चेंज करना हो MM02 से वो व्यू सेलेक्ट करो, जाओ और उसको चेंज करो। अब सेम है हमारा PO पे आ जाता है, ये था हमारा मटेरियल मास्टर, ठीक है। अब आते हैं वेंडर मास्टर पे, ठीक है। तो वेंडर मास्टर क्या है हमारा, जैसे ही हम जाएंगे इस पर डबल क्लिक करेंगे PO में, तो ये वेंडर मास्टर खुल जाएगा, ठीक है। अब वेंडर मास्टर की भी सेम इन्फॉर्मेशन है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अब जैसे मान लो हमको किसी का वेंडर कोड खोलना है, जो वेंडर कोड बना है इस कोड को खोलना है, ठीक है। तो वेंडर का नाम, उसका एड्रेस,
उसका पेमेंट अगर उसको करनी है तो उसकी बैंक डिटेल, या बैंक किस डिट किस हाँ, तरीके से हम पेमेंट होगी? हम जैसे बैंक डिटेल कैसे करते हैं, कैंसल चेक लेते हैं उससे ताकि उसकी सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिख जाए। ठीक है, दूसरा उसका जीएसटी रजिस्टर्ड एड्रेस, क्योंकि अभी जीएसटी आ गया है तो उसके पास जीएसटी एड्रेस जो रजिस्टर्ड है उसी पे वेंडर कोड खोलेंगे। ठीक है, तो उसका नाम, तो ये आधार कार्ड से इन्फॉर्मेशन या जीएसटी एड्रेस से एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा कि किस नाम से रजिस्टर्ड है। ठीक है, और उसके इसमें यूनिट्स भी तो लिखनी होंगी ना हाँ पैसे? हाँ अभी, और उसके बाद आएगा कि उसकी अब पेमेंट टर्म क्या है। ठीक है, कि पेमेंट टर्म मतलब वो पैसे कितने जो नेगोशिएट हुआ है, 30 दिन पे देना है, 45 दिन पे देना है, तो पेमेंट टर्म आ गया। इनको टर्म्स बोलते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ये क्या होती हैं कि जैसे आपने उसको पीओ तो दे दिया, अब उसको जब मटेरियल उसके यहाँ से निकला और आपके यहाँ जब वो प्लांट में आया तो वो जिस बाउंड्रीज को क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है, तो उस मटेरियल का रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो खुद है या आप बियर करोगे, बीच में टूट गया या उसका फ्रेट लग गया या उसका कोस्ट लगा। तो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म बहुत तरीके की हैं। या जब वो पोर्ट पे गया है तो वो पोर्ट का कस्टम क्लियरेंस कौन कराएगा, उसकी ड्यूटी कौन पे करेगा, कस्टम ड्यूटी कौन देगा, उसका फ्रेट कौन करेगा, बिल ऑफ लेडिंग कौन, तो सारी चीज़ें ये उसमें इनको टर्म्स में आ जाती हैं। 13 तरीके की हैं, ये आप देखना नेट पे बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। हाँ, तो ये वेंडर की ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, अब यहाँ पे कंट्रोल डाटा में बहुत इन्फॉर्मेशन आती है कि जब आप उसकी इनवॉइस आएगी, बिल आएगी, तो आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे। तो जब यहाँ पे टिक होता है जीआर बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, मतलब कि मैं जब गुड्स रिसीव्ड जो मैंने की होगी उसी से वेरीफाई करूँगा कि जो उसने जो बिल भेजा है उतना मैंने गुड्स रिसीव्ड भी किया है नहीं किया है, तो ये टिक एक रहता है। ठीक है, अगर सर्विस करी है तो एक सर्विस का भी टिक रहता है यहाँ पे। ये सर्विस ऑटोमेटिक अगर पीओ बनाना है तो एक टिक और लगता है यहाँ पे। ठीक है, एक तो हमने मटेरियल में लगाया था परचेजिंग में, एक यहाँ लगता है। अब पता तो होना चाहिए कि कौन से वेंडर से आएगा, तभी तो सिस्टम ऑटोमेटिक बनाएगा। मटेरियल पता चल गया, ये पता चल गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट व्यू पे। ठीक है, तो हाँ, उसकी करेंसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। अगर बाहर का है, फॉरेनर है, तो यूरो में, पाउंड में, उसमें हो सकता है। ठीक है, अब यस कर देना। तो ये मिनिमम डिटेल अगर आपको वेंडर कोड जब खोलना है, वेंडर अग से आपने नेगोशिएशन कर लिया, तो आप वेंडर को बोलते हो कि भैया मुझे आप ये 4 चीज़ें दे दो। एक अपना जीएसटी एड्रेस रजिस्टर्ड अपना सर्टिफिकेट दे दो मुझे, एक अपना आधार कार्ड दे दो, एक आप अपना मुझे ये पैन कार्ड दे दो। जीएसटी और वो पैन कार्ड सेम ही रहता है, उससे रिलेटेड है। तो पहले पैन कार्ड मांगते थे जब हम लोग फंक्शनल थे, उसके बाद वो बोलते हैं कैंसिल चेक दे दो जिससे मुझे बैंक के अकाउंट की डिटेल आ जाए। उसके बाद इनको टाइम पता रहता है, सेव कर देते हैं, वेंडर कोड बन जाता है। वेंडर कोड जो हमने खोला था उसका XK03 ट्रांजैक्शन था। ठीक है, S/4HANA में ये ट्रांजैक्शन नहीं चल रही हैं। S/4HANA ट्रांजैक्शन में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बिजनेस पार्टनर बना दिया है। बिजनेस पार्टनर पहले भी था ये, बट अभी कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है XK01, XK02, XK03, ये आपको उसमें नहीं मिलेगी, ECC में। ये ECC है इसलिए इसमें दिख रहा है। इस S/4HANA जो नया सिस्टम है उसमें नहीं मिलेगी, उसमें BP बना दिया बिजनेस पार्टनर। ठीक है, तो जैसे मुझे ये चेंज करना है, मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ भी वैसे ही व्यू हैं। ठीक है, मैं सारे व्यू सेलेक्ट करूँगा, जिस भी व्यू में मुझे जाना है उसको मैं चेंज करूँगा। तो XK01 से मैं बनाऊँगा सारी 5 चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके, XK02 से मैं चेंज करूँगा और XK03 से मैं डिस्प्ले करूँगा। तो अभी मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। ये देखो, ये बनाते समय क्या है, उसका वेंडर XK01 से उसका वेंडर और ये डिटेल डाल देंगे। ठीक है, आगे उसका पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, उसका GST नंबर डाल देंगे। ठीक है, ये 2 फील्ड होती हैं, ज़्यादातर हर कंपनी में यही यूज़ कर रहे हैं, 1 और 3। ठीक है, उसके बाद ये डालने के बाद उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ डाल देंगे। ये टेस्ट सिस्टम है इसलिए मैंने डाला नहीं हुआ है। उसके बाद उसकी जो अकाउंट है, मतलब उसका जो अकाउंट खुलेगा ना एक, तो ये उसका रिकन्सिलेशन अकाउंट बन जाएगा, जिसमें उसकी एंट्री होगी कि उसका कितना उसने बिल दे दिया, कितना उसने गुड्स दे दिया, कितनी की उसकी पेमेंट हो गई, कितनी पेमेंट ड्यू है, वो इससे मैनेज होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पेमेंट टर्म है, ये इंपॉर्टेंट फील्ड है कि कितनी पेमेंट है उसकी। उसके अलावा फिर ये कुछ ऑप्शंस हैं बहुत सारे, मैंने यूज़ करे नहीं है इसमें ज़्यादातर, ये देखा भी नहीं है मैंने कहीं ज़्यादा यूज़ होता हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी हम देख रहे थे, GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, ऑटोमेटिक PO, ये चेंज किए जा सकते हैं। इनको टर्म्स ये सेम है।
उसके बाद ये सारा व्यू एक्सटेंड करके हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही सेव करेंगे वो वेंडर क्रिएट हो जाएगा। कुछ चेंज करना है तो XK02 से चेंज कर लेंगे, देखना है XK03 से देख लेंगे। बट ये केवल ECC में है, S/4HANA में आर्किटेक्चर इसका चेंज हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आपका इसमें, ये जो है परचेज इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, तो परचेज इन्फो रिकॉर्ड में आपको ये इन्फो रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इन्फो रिकॉर्ड में जब डबल क्लिक करेंगे तो इन्फो रिकॉर्ड पहले होता क्या है, ठीक है। तो इन्फो रिकॉर्ड एक प्राइस हिस्ट्री बोल सकते हैं आप, ठीक है, प्राइस एग्रीमेंट बोल सकते हैं वेंडर के साथ में कि किस, जैसे एक मटेरियल 2 वेंडरों से आता है, ठीक है, तो वो वेंडर कब उस मटेरियल को कितने प्राइस में वो देता है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे यहाँ पे ये जो कोड है इन्फो रिकॉर्ड बोलते हैं इसको, ये एक बार बनता है उसके बाद चेंज हो सकता है ये, ठीक है। तो इसका जो ट्रांजैक्शन है वो है ME11 बनाने का, ME12 चेंज करने का, ME13 देखने का, ठीक है। तो आप ये देखिए डिस्प्ले खुला है इसलिए यहाँ से देख सकते हैं टी कोड, ME13 दिख रहा है, चेंज करूँगा तो ME12 में चेंज, ठीक है। तो अब इसमें वही इन्फॉर्मेशन है कि वेंडर क्या है, ठीक है, कौन सा मटेरियल है, कौन से वेंडर, हाँ उसकी परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप परचेज कर रहे हो। सेम उसी में डिलीवरी टाइम, प्लान डिलीवरी टाइम क्या है, ठीक है। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्राइस है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस, नेट प्राइस 10 रुपया एक पीस का, पर पीस 10 रुपये का है, ठीक है। तो यहाँ से वो कैलकुलेट करके ना ऑटोमेटिक PO में वो प्राइस कैलकुलेट कर लेता है अगर ये मेंटेन है, ठीक है। इसको प्राइस इन्फो रिकॉर्ड करते हैं। अगर उसमें और कंडीशंस हैं, कंडीशन जैसे पैकेजिंग है, फ्रेट है, तो वो सारा इस कंडीशन टैब में जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन होता है ऐड करने का कि आप ऐड करो, तो जब भी वो कैलकुलेट करेगा यहाँ से नेट प्राइस वो कैलकुलेट करके और PO में ले आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप 10 रुपये दिखा रहा है, इसीलिए वहाँ PO में वो 10 रुपये ऑटोमेटिक ले आते हैं। तो ये अपना है। अब इसी को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, जैसे मैं अभी इसको जाते हैं हम चेंज वेंडर में थे, चेंज मटेरियल में थे, अब हमारा आते हैं ME12 में जाके कुछ चेंज करना हो, बनाना हो, ME11 में बनाने का एक सेशन हम रखेंगे। अभी मैं इसमें फंक्शनल चीज़ बता रहा हूँ, बनाने वाले में फटाफट में बना दूँगा, तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको मटेरियल डालना है, यहाँ आपको वेंडर डालना है, ठीक है। तो वेंडर जैसे हमारा यहाँ पे था 6, ठीक है। कॉपी करने के लिए यहाँ Ctrl+Y करना पड़ता है उसी फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए, और देन Ctrl+C करना होता है, ठीक है। Ctrl+Y Ctrl+C, ठीक है। और अगर ऐसी फील्ड है तो डायरेक्ट आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C और Ctrl। तो यहाँ पे वेंडर डाला और यहाँ पे अपना मटेरियल डाल दिया, ठीक है। एंटर मारेंगे, ये चले जाएंगे यहाँ पे कंडीशन में जाएंगे, जो भी प्राइस हमें है वो डेट आएगा कि किस डेट से किस डेट पे हमने क्या मेंटेन कर रखा है। डबल क्लिक करेंगे, या हमें नया बनाना है तो नए में जाके चेंज कर सकते हैं प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे, अपना प्राइस मेंटेन करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। जैसे ही सेव कर देंगे उस ड्यूरेशन के लिए हमारा क्या बन जाएगा, परचेजिंग, ठीक है। देखने के लिए वही ME13, ठीक है। अब एक रह गया हमारा सोर्स लिस्ट। तो सोर्स लिस्ट का जो है ट्रांजैक्शन कोड है ME01, ठीक है। अब ME01 में सोर्स लिस्ट होता क्या है, तो अगर एक मटेरियल 4 वेंडरों से आ रहा है तो कब कब किस किस वेंडर से आएगा वो हम यहाँ से सोर्स लिस्ट से मेंटेन करते हैं। तो हमें आप केवल क्या करना होता है, मटेरियल प्लांट ऐड किया और यहाँ पे जो आप देख रही हैं ये किस ड्यूरेशन में किस वेंडर से आएगा, किस ड्यूरेशन में किस वेंडर से आएगा। और यहाँ पे फिक्स, अगर आपको यही चाहिए कि यही वेंडर रहे हमेशा, तो यहाँ पे एक फिक्स का कॉलम का आता है, आप टिक कर दीजिए तो हमेशा उसी वेंडर से वो आए उस ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये 4 मास्टर डेटा थे। तो फिर केस अगर हमें एक नहीं, हमें बहुत सारे मटेरियल मंगाने हैं अलग अलग उसके वेंडर्स भी अलग अलग हैं। तो अगर आपको सोर्स लिस्ट हम इसलिए डिफाइन करते हैं, अगर आपको ऑटोमेटिक PO बनाना है ना, तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको वेंडर तो फिक्स करना पड़ेगा,
टाइम फिक्स करना पड़ेगा, प्राइस लेना पड़ेगा, कौन से मटेरियल आते हैं ये फिक्स करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वाले टिक लगाने पड़ेंगे, तब जब आप बनाओगे तो ऑटोमेटिक भी वो बनेगा, इसलिए ये सब बनाते हैं। या अगर आप सोर्सिंग कर रहे हो, कल को देखना हो कि ये मटेरियल किस किस से आता है, तो सोर्सिंग देखने के लिए भी करना। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना है। अगली क्लास में हम ये चारों बना के देख लेंगे एक एक, है। अभी हमने चेंज और डिस्प्ले करके देखा है, एक बना के देख लेंगे। ये फंक्शनली ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने कर लिया। मैं इसको स्टॉप कर